many instances in history where one country, that is India, has gone out of her way to be friendly and cooperative with the Chinese government and people, and then for the Chinese government to return evil for good. शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तारीख 26 जनवरी साल 1963। दिल्ली के इसी रामलीला मैदान में चीनी हमले में शहीद हुए सैनिकों को स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपने सुरों से श्रद्धांजलि दे रही हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। जब तक लता मंगेशकर गीत खत्म करती, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई थी। जरा याद करो कुर्बानी। भारत पर चीनी हमले के महज 2 महीने हुए थे। चीन ने हमें बड़े शर्मनाक तरीके से हराया। हमारी करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया। हजार फुट ऊंचे रण क्षेत्र में 1383 सैनिक शहीद हो गए, 1047 सैनिक जख्मी हुए, 1669 सैनिकों का पता ही नहीं चला और 3,968 सैनिकों को चीनियों ने बंदी बना लिया। चीन से मिली पराजय से पूरा देश आक्रोश में डूबा हुआ था। हर तरफ से एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर हम क्यों हारे? हमारी सेना चीनी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब क्यों ना दे सकी? चीन से मिली इस हार के लिए आखिर कौन था जिम्मेदार? पंडित नेहरू के साथ उनके जो रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन, उनका भी दायित्व बनता था। तो जवाहरलाल नेहरू इज द सेंट्रल फिगर जिसके कारण ये देश की बेइज्जती भी बहुत बुरी तरह बात सकती। नेहरू की पॉलिसीज में दम भी था, क्योंकि जो मॉरल विक्ट्री थी, पूरे दुनिया की सपोर्ट भी इंडिया के साथ थी, इसीलिए चीन विड्रॉ कर गया। बाद में रूस के साथ भी दोस्ती हो गई और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी हो गई। अक्टूबर 1962। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीलंका के दौरे पर जा रहे थे। रास्ते में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, चीन हमले की तैयारी कर रहा है, आप क्या कहेंगे? नेहरू जी का जवाब था, हमने सैनिकों को पूर्वोत्तर सीमा की जमीन को मुक्त कराने का आदेश दिया है। 14 अक्टूबर को चीन के अखबार पीपुल्स डेली ने नेहरू जी के इसी बयान का जिक्र करते हुए छापा कि चीन के लोगों को भारत के हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत अजीब लगता है कि पंडित नेहरू जो है वो एयरपोर्ट पे एक ऐसे ऑफ द कफ रिमार्क कर देते हैं मीडिया को और वो एक निर्णय बन जाता है। कृष्ण मेनन साहब कुछ कह देते हैं और मीडिया को लीक कर देते हैं और वो एक निर्णय बन जाता है। 20 अक्टूबर 1962। चीनी फौजी आ रहे हैं। चीनी सेना मैक-मेहोन रेखा पार करके थागला रिज से होती हुई नामकाचू नदी तक पहुंच गई। इसका सीधा मतलब था चीन का भारत पर हमला। ये तो हमला है सर, दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, सब तरफ से आ रहे हैं, 1000 से कम नहीं है सर। भारत ने बिना देर किए चीनी सैनिकों को मार भगाने के लिए अपने सैनिकों को भेजने का फैसला लिया। भारतीय सैनिक नामकाचू नदी पार कर रण क्षेत्र में पहुंच गए।
हमारे सैनिकों ने चीनी हमले का जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही समय में भारत की कमजोरी सामने आने लग गई। अरुणाचल के तरफ, जो अब अरुणाचल पहले निफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो वो कई ऐसे इलाके थे जो वो मानते थे वो उनके हैं, भारत कहते थे उनका है। और नेहरू और कृष्णा मेनन ने ये एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, जिससे उन्होंने कहा कि ये चीनियों को हम लोग सिखा देंगे, इनको पीछे हटाओ। तो धीरे धीरे वो भी आगे गए, लेकिन वो युद्ध के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। उनकी कैलकुलेशंस में ये नहीं था कि चीन अटैक कर लेगा अगर हम थोड़ा भी आगे बढ़े, और यही हुआ। आपने तैयारी क्यों नहीं करी जब जनरल करियप्पा ने आपको बताया? आपने तैयारी क्यों नहीं करी जब एयरफोर्स चीफ एयरफोर्स को कॉम्बैट रोल में लाने को तैयार थे? आपने मिलिट्री और प्रोफेशनल एडवाइस क्यों नहीं ली? जो भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे, उन्हें ना तो ठंडे इलाकों में लड़ने का प्रशिक्षण दिया गया था और ना ही लड़ने के लिए जरूरी सामान दिया गया था। आप साहब देखिए, सरदार पटेल साहब का एक चिट्ठी है सन 50 का, यानी कि जंग से 12 साल पहले वो पंडित जी को चेतावनी दे रहे थे। और अगर 10-12 साल हमारे कैबिनेट ने इसके बारे में सोच विचार नहीं किया था, मैं कहूंगा वो सबसे बड़ा उल्लंघन है। देश मानसिक और शारीरिक तौर पे ऐसी चीज के लिए तैयार नहीं है। हमारी कुछ और धारणा थी सियासी तौर पर। ट्रुप्स को हमने ऐसी चीज के लिए तैयार नहीं किया था, ना ही उनके पास इक्विपमेंट था, और इस गलती का हमको हर्जाना भुगतना पड़ा। भारतीय सैनिक अधिकारियों ने सरकार के सामने ये बात कई बार साफ कर दिया था कि जंग लड़ने के लिए उनके पास जरूरी साजो सामान नहीं है। अधिकारियों ने तो सरकार को यहाँ तक बता दिया था कि ये इलाका चीन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि भारतीय सैनिकों को पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना पड़ता था और रणनीतिक तौर पर चीन ऊपर था, जिसका उसे फायदा मिलता था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब इन सब बातों की जानकारी थी, तो उन्होंने इसके लिए किया क्या? आपकी सैनिक क्षमता बहुत ही कम था, और आपने उस प्रकार का जो पहलवान वाली बात हमने कर दी चीन के साथ, जिसको हम संभाल नहीं पाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हालांकि बाकी क्षेत्रों में पंडित जी एक महान व्यक्ति थे, सुरक्षा और भारत के जो सामरिक हितों को जहाँ तक संभालने की जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री की, वहाँ पे वो बड़े कमियां उनमें हम महसूस करते हैं 50 साल के बाद। कहा जाता है कि 50 के आखिरी और 60 के शुरुआती दशक में सेना में राजनीतिक हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था। 1962 के सैन्य अभियान की बागडोर जनरल बीएम कॉल को सौंपी गई थी। जनरल कॉल कभी सेना के सप्लाई विभाग का कामकाज देखते थे। कॉल को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी पंडित नेहरू ने उन्हें सप्लाई से निकालकर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दिया। ये आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन भी हुआ था। अगर कृष्णा मेनन साहब ने जनरल कॉल को एक प्रकार से जरूरत से ज्यादा अगर अहमियत दिया था, इसलिए कि उन्होंने आर्मी को जो प्रोफेशनलिज्म है आर्मी में, उसको एक प्रकार से उन्होंने भ्रष्ट कर दिया था, और एक प्रकार का पॉलिटिकल फेवरेटिज्म भी शुरू हो गया था। ये सब बड़े बड़े मैं कहूँगा उल्लंघन थे। तो इसलिए 50 साल के बाद हमको काफ़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से इतिहास को देखना है। कहा जाता है कि 50 के आखिरी और 60 के शुरुआती दशक में सेना में राजनीतिक हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था। 1962 के सैन्य अभियान की बागडोर जनरल बीएम कॉल को सौंपी गई थी।
जनरल कॉल कभी सेना के सप्लाई विभाग का कामकाज देखते थे। कॉल को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी पंडित नेहरू ने उन्हें सप्लाई से निकालकर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दिया। लो, वो हमसे 50 गज के फासले पर आ गए। नो फायरिंग। नो फायरिंग। ये आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन भी हुआ था। अगर कृष्णा मेनन साहब ने जनरल कॉल को एक प्रकार से ज़रूरत से ज़्यादा अगर अहमियत दिया था, इसलिए कि उन्होंने आर्मी को, जो प्रोफेशनलिज्म है आर्मी में, उसको एक प्रकार से उन्होंने भ्रष्ट कर दिया था और एक प्रकार का पॉलिटिकल फेवरेटिज्म भी शुरू हो गया था। ये सब बड़े बड़े मैं कहूँगा उल्लंघन थे। तो इसलिए 50 साल के बाद हमको काफ़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से इतिहास को देखना है। 1947 में भारत आजाद हुआ था। 1949 में चीन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। Mao glorified the peasants of the new people's communes. In return, they followed his every whim. चीन और भारत एक नई राह पर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नेहरू जी का एक नजरिया था कि चीन से दोस्ती रखी जाए। नेहरू का मानना था कि दोनों देशों में कई ऐतिहासिक समानताएं हैं और दोनों ने काफी मुश्किलें देखी हैं। नेहरू समझते थे कि इसे ध्यान में रखकर भारत चीन ध्रुव बनाया जा सकता है। इसलिए नारा बना हिंदी चीनी भाई भाई। 1954 में दोनों देशों ने पंचशील सिद्धांत पर दस्तखत किए, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके के साथ साथ रहने के 5 सूत्र तय किए गए। लेकिन 11 साल से विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे नेहरू चीन की नीयत को समझने में नाकाम रहे। एक मुल्क यानी हिंदुस्तान दोस्ती उसने की चीनी हुकूमत से और लोगों से वहाँ के, और वही चीनी गवर्नमेंट ने इस भलाई का जवाब दिया बुराई से। नेहरू वो एक काफ़ी आइडियलिस्ट थे और उनकी कोशिश थी कि चीन से दोस्ती बढ़ाएं। इसीलिए ये पूरा नारा लगाया था हिंदो चीनी बाय बाय, क्योंकि अगर ये दोनों चीन इकट्ठे हो जाते तो इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स है वो बदल जाता। लेकिन चीन में जो अंदरूनी बातें चल रही थी, मुझे लगता है वो शायद नेहरू पूरी तरह से समझी नहीं कि यहाँ वहाँ की जो इंटरनल डेवलपमेंट्स थी वो उनको लेके माओ ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए ये चीज करी थी। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में हाल ही में कहा गया कि 1962 का युद्ध भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जोरदार पंच देकर अमेरिका और सोवियत संघ के दबदबे को चुनौती देने के लिए था। चाइना वॉन बट नेवर वांटेड सिनो इंडिया वॉर शीर्षक से प्रकाशित लेख में दावा किया गया कि चीनी नेता माओ त्से तुंग के गुस्से का असली निशाना वॉशिंगटन और मॉस्को थे। चाइनीज बहुत क्लियर थे और ये रिकॉर्ड में है कि माओ ने ये कहा था कि इनको एक बार सबक सिखाना है और ऐसा सबक सिखाना है कि 30 साल तक इंडियन बॉर्डर से कोई आवाज हमारी तरफ ना उठे। मशहूर वकील और लेखक एजी नुरानी ने अपनी किताब में लिखा है कि 1962 के युद्ध के लिए नेहरू का अड़ियल रुख जिम्मेदार था। 1 जुलाई 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स 1846 से 1947 हिस्ट्री एंड डिप्लोमेसी में नुरानी ने यह भी जिक्र किया है कि न सिर्फ बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, बल्कि भारत दौरे पर आए 1960 में विवाद को समाप्त करने के लिए चाउन लाई को नेहरू ने टका सा जवाब दे दिया था। ये दोनों बातें भी कहीं ना कहीं युद्ध के लिए काफी जिम्मेदार थी। इंग्लैंड वगैरह की आर्काइव्स में देखो, ये आम वहाँ के अखबारों में आया था कि भारत में ऐसी पॉलिसी थी, फॉरवर्ड पॉलिसी। वो आगे गए और चीन की बॉर्डर्स नहीं मानी, तब चीन ने रिटेलिएट किया। लेकिन हमारी जो ऑफिशियल नैरेटिव है उसमें ये हमेशा है कि भारत ने कुछ नहीं किया, हम चुपचाप बैठे थे और चीन आ गया और हमें सरप्राइज मिला। यानी कि पंडित जी चीन के साथ इस प्रकार का उन्होंने पहल किया था या नेगोशिएटिंग पोजीशन किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब ये सब हमारा है। और कहा जाता है कि मैप्स में भी कुछ बदलाव हुआ था।
और साथ साथ उन्होंने अपने राजदूत को और भारत के नेगोशिएटर्स को एक प्रकार से आदेश दिया था कि हम चीन के साथ बात करेंगे पर देयर इज़ नो नेगोशिएशन, यानी कि आप नेगोशिएशन में जा रहे हैं जबकि आप पहले बता रहे हैं कि साहब हम इसमें कुछ लेना देना नहीं होगा। तो दूसरे पक्ष को आप किस प्रकार से विश्वास निभा सकते हैं जब हम समझौता की बात करते हैं? और जो चीनी भी नक्शे बना दिखाते थे वो भी पुराने नक्शे थे और वो खुद कहते थे कि इनको फिर से हमें इन पे गौर करना है और इनको सही करना है। हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच में जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं वो लाइन गिनी गई है। ये हमारे इतिहास में, हमारे साहित्य में, हमारे और सुलेनामों में हर जगह इसका जिक्र है, कब्ल इसके कि मैकमहन लाइन कहीं कहलाई जाए। चीनियों तक ने इसको बाज़ तरीक़ों से माना। पंडित नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान वो देश के विदेश मंत्री भी खुद ही थे। भारत के पहले विदेश सचिव KPS मेनन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि हम पीछे मुड़कर देखें, क्योंकि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक उसकी अपनी कोई विशेष नीति नहीं थी। इसलिए हमारी नीति जबरन एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रही, जो कि विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने पूरी फॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में ही रखी थी, तो वो काफ़ी सेंट्रलाइज थी। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि तजुर्बा नया था, भारत एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, तो हमें असिस्टेंस चाहिए थी। अमेरिका पाश्चात्य से वो आई नहीं थी, तो मुझे लगता है इंटरनल बातचीत की और ज़रूरत थी। भारत और चीन के बीच 1962 की लड़ाई सिर्फ 1 महीने चली, लेकिन ये लड़ाई बहुत मुश्किल साबित हुई। एशिया के 2 सबसे बड़े देश आपस में संघर्ष कर रहे थे। आज तक ये संघर्ष नहीं सुलझ पाया है, पर दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए हैं।